हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 10th क्लास के काफ़ी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम में पूछा गया या आगे पूछने की संभावना है। यहाँ से हम लोग जो है कि एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव भी हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो ये भूगोल विषय का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। काफी सुंदर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, मतलब चाय की खेती के लिए किस तरह का वातावरण होना चाहिए, इसके लिए कैसा कर सकते हैं कि एक जो मौसम होना चाहिए ताकि चाय की खेती जो है अच्छे से हो सके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो चाय है वो किस तरह का फसल है। तो अगर खाने पीने की दृष्टि से देखा जाए तो ये पेय फसल है, ठीक है। क्योंकि चाय को हम लोग पीने में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम भारत का सबसे कह सकते हैं कि अगर प्रथम पेय फसल के रूप में है तो वो है चाय, और दूसरे स्थान पर कौन है तो कॉफ़ी, ठीक है। तो ये सब क्या है, पेय फसल के रूप में। पेय फसल उसको कहते हैं जिस फसल से उत्पादन जो मिलता है तो उसको हम लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाय को हम लोग पीते हैं कि नहीं, तो ये पेय फसल के रूप में है। अगर खेती की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका कह सकते हैं कि रोपण कृषि है। किस प्रकार की कृषि है, रोपण कृषि, है ना। देखिए रोपण कृषि का मतलब क्या होता है कि वैसे फसलें जिन्हें एक बार लगाने के बाद वर्ष में कई बार उसके उत्पादों की प्राप्ति की जाती है, या एक से अधिक बार जिससे उत्पादन प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं रोपण कृषि। जैसे अब चाय के पौधा को लगाएंगे तो उससे हम कई बार कह सकते हैं कि चाय की प्राप्ति करेंगे, तो इस प्रकार के जो फसल होगा उसको बोलते हैं रोपण कृषि। जैसे मान चलिए कि हम लोग गेहूं लगाते हैं, तो गेहूं को एक बार लगाते हैं तो एक ही बार में वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर से हमें दोबारा लगाना पड़ता है। तो ये रोपण कृषि में नहीं है। जबकि आप चाय के पौधा को अगर एक बार लगाइएगा तो कई साल तक कई बार उससे चाय की क्या होता है, प्राप्ति होता है। उसी तरीका से कहवा की खेती जिससे कॉफ़ी की प्राप्ति होता है, उसको एक बार लगाइएगा तो कई बार उससे कह सकते हैं कि कॉफ़ी की प्राप्ति होगा। उसी तरीका से आप रबर की खेती करते हैं तो रबर के पेड़ को एक बार लगाने के बाद उससे कई बार कह सकते हैं कि रबर की उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो रोपण कृषि किसको बोलते हैं, तो जिसको एक बार लगाने के बाद उससे कई बार कह सकते हैं कि उत्पादों की प्राप्ति की जाती है, तो उसको रोपण कृषि कहते हैं। तो एक बात हम लोग यहाँ से ये सीखें। और चाय जो है वो क्या है, एक रोपण कृषि है, क्योंकि चाय को एक बार रोपने के बाद, एक बार इसकी पौधा को लगाने के बाद कई बार इससे चाय की प्राप्ति की जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा, और साथ में भारत के कौन सा ऐसे क्षेत्र है जो चाय की खेती के लिए काफ़ी अच्छी है या उपयुक्त है। देखिए तो यहाँ पर दो चीज़। अब देखिए इसका जो चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा कि चाय जो है वो एक पेय फसल है और ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्योंकि इसको एक बार लगाने के बाद इससे कई बार कह सकते हैं कि इसके उत्पादों की प्राप्ति की जाती है। इसकी आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं हैं वो इस प्रकार है। अब वो क्या है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए चाय की खेती के लिए आपका सबसे पहले कह सकते हैं कि जो भूमि होना चाहिए वो भूमि कैसा होना चाहिए, तो ढालू होना चाहिए। आप अक्सर सुने होंगे कि चाय की खेती जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है, और पहाड़ी क्षेत्र की भूमि कैसा होता है, ढालू होता है। क्योंकि चाय की खेती में चाय के पौधे, चाय को पानी भी चाहिए, लेकिन पानी इसके पौधे के नीचे या इसके जड़ों में जमना नहीं चाहिए, तो चाय का जो पौधा है वो मर जाएगा। भूमि कैसा होना चाहिए, ढालू होना चाहिए। ये पहला कह सकते हैं कि भौगोलिक दशा हो गया। फिर दूसरा आप इसमें कह सकते हैं कि इसके लिए आपको तापमान जो है वो 25 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बताया जाता है, ठीक है। साथ में कह सकते हैं कि इसको छाया की भी आवश्यकता होता है, छाया की
आवश्यकता भी होता है। इसलिए आप चाय की खेती को देखिएगा कि चाय का जो बगान होता है, तो उसके बीच बीच में देखिएगा बड़े बड़े कुछ वृक्ष लगाए होते हैं जो उस पौधा को क्या करता है, तो एक तरह से छाया देने का काम करता है। तो ये भी इसको याद रखेंगे। चौथा क्या है, तो चौथा इसमें बताया गया है कि वर्षा 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक, 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक इसको चाहिए बारिश। इसका मतलब चाय की खेती के लिए बारिश भी अच्छा चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपको पांचवा इसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको इसके लिए आर्द्रता भी चाहिए। मतलब आपको नमी भी चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस चाय के पौधे के कह सकते हैं कि विकास के लिए, अच्छे से कह सकते हैं कि वृद्धि के लिए, एक तरह से वातावरण के अंदर आर्द्रता होना चाहिए, या भूमि के अंदर क्या होना चाहिए, आर्द्रता मतलब नमी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बारिश होगा तो नमी रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पौधा है उसकी जड़ में पानी जमना नहीं चाहिए, क्योंकि जमेगा तब जो पौधा है वो खराब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल याद रखेंगे मोटा मोटी कि इसके लिए जो है भूमि कैसा होना चाहिए, ढालू होना चाहिए, तापमान आपको 25 से 38 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, बीच में इसको क्या चाहिए, छाया भी इसको चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक चाहिए, और इसे आर्द्रता भी चाहिए। आर्द्रता मतलब नमी हो गया, ठीक है। साथ में कह सकते हैं कि मिट्टी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए, उपजाऊ मृदा होना चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। और फिर आप कह सकते हैं सातवां, सस्ते श्रमिक होना चाहिए, सस्ते श्रमिक हो, ताकि इसकी खेती जो है वो आसानी से किया जा सके, प्लस लाने ले जाने की सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये सारे कर सकते हैं कि चाय की खेती के लिए क्या है, एकदम एक तरह से देखा जाए तो ये सारे चीज़ जरूरी है। अगर किसी भी क्षेत्र में ये सारे चीज़ अगर है, इस तरह का वातावरण है, इस तरह का मौसम है किसी क्षेत्र में, इस तरह की दशाएं हैं किसी क्षेत्र में, तो समझिए कि वहाँ पर चाय की खेती क्या है अच्छी से हो सकती है। भारत के कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जैसे आसाम वगैरह हो गया, या आप कह सकते हैं कि भारत के जैसे केरल वगैरह की जो पहाड़ी सब कुछ क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में कह सकते हैं कि चाय की खेती बहुत अच्छे से होती है। चाय की सबसे अधिक कह सकते हैं कि आपका जो उत्पादन होता है वो होता है असम में, ठीक है। तो असम को चाय का बगीचा भी कहा जाता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि चाय का बगीचा जो है वो भारत में किसको कहा जाता है, तो असम को कहा जाता है। और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। असम मतलब आइए शाम जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं। तो एक तरह से देखा जाए ज़्यादातर गांव में चाय की ज़्यादातर कह सकते हैं कि सेवन किया जाता है। अब भारत में कह सकते हैं कि प्रमुख पेय फसल के रूप में कौन है, प्रमुख पेय फसल, पेय फसल में आपको पहला हो जाता है चाय और दूसरा हो जाएगा आपका कॉफ़ी। ये दो होता है, पहले स्थान पर ये और दूसरे स्थान पर कॉफ़ी। इसको याद रखना आसान है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको चाय मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि चाय का सेवन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, कॉफ़ी का सेवन जो है वो आपके शहरी क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। तो प्रथम स्थान पर चाय और दूसरे स्थान पर कॉफ़ी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होता है, कर्नाटक में। और कह सकते हैं कि चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, असम में। तो इस तरह से यहाँ से कुछ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में निकल करके आया, जिसमें हम लोग देखें कि ऑब्जेक्टिव के रूप में कि चाय जो है पेय फसल के रूप में है, चाय जो है वो किस तरह का खेती के रूप में, किस तरह की कह सकते हैं कि खेती में आता है, तो रोपण कृषि में। किस प्रकार की कृषि में आता है, रोपण कृषि में। भारत में चाय की सबसे अधिक खेती कहाँ, असम में, ऑब्जेक्टिव के रूप में। चाय का बगीचा किसको कहते हैं, असम को कहते हैं। भारत में सबसे कह सकते हैं कि अधिक पीने वाला जो कह सकते हैं कि फसल के रूप में है वो कौन है, चाय, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। और आप ये भी ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हैं कि चाय की खेती के लिए भूमि कैसा चाहिए, ढालू। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दूसरा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया में ठीक है। सड़क हम लोग देख ही रहे हैं, सड़क क्या है। तो सड़क जो है वो परिवहन का साधन है, मतलब आने जाने की क्या है, साधन है। हम लोग सड़क का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में करते हैं, और सड़क जो है वो हमारे परिवहन का सबसे कह सकते हैं कि इकाई साधन है, क्योंकि जो सड़क होती है वो हमारे कह सकते हैं कि हर एक क्षेत्र को, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि एक छोटे क्षेत्र को भी आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो सड़क जो है परिवहन का एक इकाई साधन होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे परिवहन का सबसे निचला स्तर है, ठीक है, निचला स्तर के आपको साधन है। अब प्रश्न एक तो बनेगा कि भारत में सड़कों की कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है 5 वर्गों में बांटा गया है। यानी भारत में सड़क जो है वो कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, और ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन के उत्तर आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखिएगा कि सड़क जो है परिवहन के साधन है, और ये परिवहन का सबसे कह सकते हैं कि निचला, या कह सकते हैं कि इकाई साधन है, और इसे 5 वर्गों में क्या है, बांटा गया है। इसमें पहला है पहला राष्ट्रीय सड़क है, दूसरा है राजकीय सड़क है, तीसरा जिला सड़क है, चौथा आपको ग्रामीण सड़क है, और 5वां जो है वो सीमांत सड़क है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि भारत में सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में। या भारत में कितने प्रकार की सड़कें हैं, तो 5 प्रकार के, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय सड़क, नाम से पता चल रहा है, राष्ट्रीय सड़क उन सड़कों को कहते हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, तो उसे राष्ट्रीय सड़क कहते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा राजकीय सड़क, मतलब वैसे सड़क जो एक राज्य को दूसरे राज्य से क्या करता है, जोड़ता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, राजकीय सड़क। या राज्य के राजधानी को भी क्या करता है, आपस में जोड़ता है, तो उसे राजकीय सड़क कहा जाता है। जिला सड़क क्या करता है, तो ये राज्य के अंदर एक जिला को दूसरे जिला से क्या करता है, जोड़ता है, तो उसे क्या कहिएगा, जिला सड़क। ग्रामीण सड़क उन सड़कों को कहते हैं, या वैसे सड़क जो एक गांव को दूसरे गांव से क्या करता है, जोड़ता है, तो जो गांवों को जोड़ने वाली सड़क है उसको कहा गया ग्रामीण सड़क। सीमांत मतलब सीमा वाला, तो भारत में कह सकते हैं कि जो बॉर्डर इलाका है, तो जो सीमावर्ती कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की जो सड़कें होती है उसे सीमांत सड़क कहा जाता है। अब इन सड़कों का सबका अपना अपना महत्व है। जैसे राष्ट्रीय सड़क, ये पूरे देश को एक दूसरे के साथ क्या करता है, जोड़ता है, या देश के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, जिससे देश के लोग जो है वो अपने देश में एक जगह से दूसरी जगह या किसी भी क्षेत्र में इससे आसानी से परिवहन करते हैं। राजकीय सड़क, राज्य के अंदर जो भी कह सकते हैं कि क्षेत्र होता है उसे उस राज्य की राजधानी से आपस में क्या करता है, जोड़ता है, जिससे उस राज्य में रहने वाले लोग अपने राजधानी से संबंधित कर सकते हैं कि जो परिवहन होते हैं वो आसानी से करते हैं। जिला सड़क, ये राज्य के अंदर एक जिला को दूसरे जिला से आपस में क्या करता है, जोड़ता है, तो इस तरह से इसका महत्व है। फिर कह सकते हैं ग्रामीण सड़क, ये गाँव को एक दूसरे से आपस में क्या करता है, जोड़ता है, इसलिए इसको ग्रामीण सड़क कहते हैं। सीमांत सड़क, सीमांत सड़कों का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र में होता है, या किसी भी देश के कह सकते हैं कि जो बॉर्डर होता है, दो देशों के बीच की कह सकते हैं कि जो सीमा होता है, तो उसके कह सकते हैं कि जो आसपास में जो सड़कें बनाई जाती है तो उसे सीमांत सड़क कहा जाता है। इस सड़क का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि इस सड़क से देश की सुरक्षा या सुरक्षा संबंधित कह सकते हैं जो परिवहन है ना, किसी भी चीज़ को, हथियार को लाना है या एक जगह से दूसरी जगह आर्मी को, है ना, या सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लेकर के जो परिवहन करना है, तो उसमें कह सकते हैं कि सीमांत सड़कों का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है।
तो इस तरह से हम लोग देखें कि भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में बांटा गया है। या कितने प्रकार के सड़कें हैं, और सारे सड़क का कह सकते हैं कि आप नाम और साथ में उसका कह सकते हैं कि क्या महत्व है, या कह सकते हैं कि किस प्रकार के सड़क, मतलब किस तरह के सड़क को क्या कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे हम लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए भी है और साथ में हमें जानकारी के लिए है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।